अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एडहेसिव्स। दैट इज़ कॉल्ड एज एडहेसिव्स। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। सबसे पहले इसके मीनिंग से शुरू करते हैं। देखो, इंग्लिश में जो वर्ड एडहेजन है वो एक प्रॉपर्टी है स्टिकिंग टुगेदर की। ठीक है, कि दो चीज़ें आपस में चिपक रही हों, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडहेजन। इसका मीनिंग क्या है? स्टिक थिंग्स टुगेदर। एडहेसिव क्या होता है? एडहेसिव ऐसी सब्सटेंस है जिसका काम है स्टिकिंग थिंग्स टुगेदर। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कंपाउंड दैट adheres और bonds two items together and resists their separation। उनकी सेपरेशन को रेजिस्ट करता है और दो चीज़ों को आपस में क्या करता है? बाइंड करता है। फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है भाई? लिक्विड भी हो सकती है या सेमी सॉलिड स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, ये दो स्टेट्स में आमतौर पे एडहेसिव्स पाए जाते हैं। टाइप ऑफ इंटरेक्शन बेसिकली होता ये है कि बॉन्ड बनता है बिटवीन द टू सर्फेसिस जिनको आपने जोड़ना है। या तो वो केमिकल भी हो सकता है या तो वो फिजिकल भी हो सकता है प्रोसेस। ठीक है, या तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी वो दो चीज़ें जुड़ सकती हैं या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी जुड़ सकती हैं। आगे चलो, सबसे पहले अब हम क्लासिफाई करने लगे डाइज को बेस्ड अपॉन द ओरिजिन। बेस्ड अपॉन ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन we have two types of adhesives: natural adhesives also known as bioadhesives and synthetic adhesives। ठीक है, those are man made, those are artificial। अब natural adhesives का पहला पॉइंट है they are produced or extracted from natural resources like plants and animals। ठीक है, लेकिन जो सिंथेटिक एडेसिव्स होते हैं वो नेचर में नहीं होते, वो आप खुद बनाते हो लैब में, केमिकली सिंथेसाइज करते हो। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज डेवलप टैक क्विकली एंड लो स्ट्रेंथ। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? नेचुरल एडहेसिव्स के बारे में, कि जो नेचुरल एडहेसिव है उसके अंदर स्टिकिंग की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब इस वर्ड टैग का क्या मतलब है? टैग का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को हाथ लगाओ और वो फ़ौरन से चिपकने लग जाए आपके हाथ के साथ, फ़ौरन से, तो उसको आप कहते हो टैग। ठीक है, तो ये टैग बहुत जल्दी डिवेलप कर लेते हैं। जो नेचुरल एडहेसिव होते हैं, आप हाथ लगाते जाओगे वो स्टिक होने लग जाएगी चीज़। एंड हैव लो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इनकी कम होती है, लेकिन यानी आप अगर उसको छुड़वाना चाहो तो आराम से छुड़वा सकते हो। जो उनकी दरमियान की स्टिकीनेस है उनके अगेंस्ट आप इतनी फोर्स लगाओ तो वो आराम से जो है वो अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, नेचुरल एडहेसिव्स की एग्जांपल में वो इजिप्शियंस की एग्जांपल मेंशन करते हैं कि जो इजिप्ट के लोग थे वो फ्लोर पेस्ट यूज़ करते थे। फ्लोर पेस्ट यानी आटा, आटे को पानी में डाल के जो पेस्ट बनता है टू मेक पेपरस। ठीक है, पेपरस क्या होता है? दिस इज बेसिकली पेपर रीड। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो पेपरस है ना, ये एक एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको ग्रो करने के लिए बेसिकली इजिप्शियंस फ्लोर पेस्ट यूज़ करते थे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। बाद में हमें पता चलता है दैट ये जो प्लांट है ये अपने लिए एडहेसिव इतना ऑलरेडी सिंथेसाइज कर चुका होता था अपने आप को इंटैक्ट रखने के लिए। ठीक है, ग्रो करते रहने के लिए। और इजिप्शियन समझते थे कि हमें फ्लोर पेस्ट देना पड़ेगा इसको प्रॉपर ग्रो कराने के लिए। एंड ग्लू फ्रॉम एनिमल्स फॉर वुड वर्क। जो एनिमल्स की स्किन होती है, ठीक है, और जो फैट है उससे जो ग्लू बनती थी वो वुड वर्क के लिए इस्तेमाल करते थे। कौन? इजिप्शियंस। आगे चलो, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, कैसीन ग्लू, ब्लड एल्ब्यूमिन ग्लू, गम्स, बीज वैक्स, रेजन्स, ये सब के सब एग्जांपल्स हैं किनकी? नेचुरल एडहेसिव्स की। नेचुरल एडहेसिव्स की। आगे चलो, सिंथेटिक एडहेसिव्स। इसमें फर्दर चार टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है: थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमेरिक और एलॉय या हाइब्रिड। अब मेरी बात गौर से सुननी है, ये सारी चीज़ें आपको ए टू जी समझाऊंगा। ठीक है, नाम सुन के बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करते, क्योंकि जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे चलते जाओगे आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आती चली जाएंगी। ठीक है, आगे चलो, सबसे पहले तो हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी। बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी, नॉन रिएक्टिव एडहेसिव्स एंड रिएक्टिव एडहेसिव्स। ठीक है, ये आप एडहेसिव्स की टाइप पढ़ने लगे हो रिएक्टिविटी की बेसिस पर, कि क्या वो जो एडहेसिव है वो दोनों सर्फेसिस के साथ रिएक्शन भी करता है कि नहीं। तो उसकी बेसिस पर एक नॉन रिएक्टिव टाइप है और दूसरी रिएक्टिव टाइप है। अब नॉन रिएक्टिव में फर्दर पहली सब टाइप है ड्राइंग एडहेसिव्स। इन एडहेसिव्स का क्या काम होता है ये देखो, फॉर एग्जांपल ये दो सर्फेसिस है ना, ठीक है,
इसके दरमियान आप एडहेसिव पुट करोगे, वो एडहेसिव जैसे ही ड्राई आउट होगा, ड्राई, तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और इन दोनों को साथ क्या कर देगा, जोड़ देगा। सही हो गया। तो ड्राइंग एडहेसिव का क्या काम है, हार्डन्स अपॉन ड्राइंग, हार्डन्स अपॉन ड्राइंग। अब ड्राइंग एडहेसिव्स में फर्दर दो टाइप्स हैं, या तो वो सॉल्वेंट बेस्ड भी हो सकते हैं या पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जो सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव्स होते हैं उसमें ये होता है कि पॉलीमर्स को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है और जब सॉल्वेंट इवेपोरेट करता है तो वो आपस में, वो ड्राई होकर आपस में जुड़ जाता है। इसकी फर्दर एग्जांपल्स में आ जाता है वाइट ग्लू, कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स, रबर सीमेंट वगैरह। ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल आपने पढ़ ली, सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव्स की। कौन कौन से एडहेसिव सॉल्वेंट बेस्ड है, वाइट ग्लू, कॉन्टैक्ट एडहेसिव, रबर सीमेंट। और ये सब के सब बेसिकली किस मैकेनिज्म के साथ ऑपरेट करते हैं, ड्राइंग एडहेसिव वाले मैकेनिज्म के साथ ऑपरेट करते हैं। और उसका मैकेनिज्म क्या है, जब वो ड्राई होगा तो हार्डन हो जाएगा। ठीक है, और चीज़ों को जोड़ देगा। पॉलीमर डिस्पर्जन एडहेसिव्स, इसमें क्या आता है, देखो इमल्जन एडहेसिव्स किस चीज़ को कहते हैं। देखो एक फॉर एग्जांपल लिक्विड है ना, ये एक लिक्विड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है। इसके अंदर आप एक और लिक्विड इंसर्ट करते हो, पोर करते हो, और वो लिक्विड इसके साथ डिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, लेट सपोज वो लिक्विड इसके साथ डिजॉल्व नहीं हो सकता, दोनों इममिसिबल लिक्विड्स हैं। तो होगा ये कि वो जो दूसरा लिक्विड है वो पूरे इसके अंदर ना स्प्रेड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। ठीक है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये एक इमल्जन बन गया। जब आपने दो इममिसिबल लिक्विड्स को आपस में डिस्पर्स किया तो क्या बन गया भाई, एक इमल्जन बन गया। ठीक है। अब इस इमल्जन को अगर आप स्टेबलाइज करना चाहते हो, अगर आप इस इमल्जन को स्टेबलाइज करना चाहते हो, इन टाइनी ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा करके एक ड्रॉपलेट बनाना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करते हो, इमल्सिफायर, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है जी, इमल्जन एडहेसिव्स। इसमें क्या होता है, मिल्की वाइट डिस्पर्जन्स होती हैं। ठीक है। वो जो आप देख रहे थे ना टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स थे, वो बेसिकली उनको ये कह रहे हैं मिल्की वाइट डिस्पर्जन्स ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है। ऑफन बेस्ड अपॉन पोलीविनाइल एसीटेट्स, पोलीविनाइल एसीटेट्स। अब तक आपको इसका फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, विनाइल एसीटेट का क्या फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है भाई, विनाइल एसीटेट। ठीक है। तो ऑफन बेस्ड अपॉन पोलीविनाइल एसीटेट्स, जो हम कहते हैं ना कि पॉलीमर डिस्पर्जन एडहेसिव्स, उसमें आमतौर पे पॉलीमर पीवीए यूज़ किया जाता है, पीवीएसी। ठीक है। चलो, वुड वर्किंग एंड पैकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाउड स्पीकर जो होता है उसके अंदर एक सेक्शन है जिसको हम कोन कहते हैं, कोन ऑफ द लाउड स्पीकर, उसको बेसिकली इसी पॉलीमर डिस्पर्जन एडहेसिव से जोड़ा जाता है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं जी। पहले हमने टाइप क्या पढ़ी है, ड्राइंग एडहेसिव। उसमें या तो वो सॉल्वेंट बेस्ड हो सकता है या वो पॉलीमर बेस्ड हो सकता है। अगर वो सॉल्वेंट बेस्ड होगा तो उसमें सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट ड्राई आउट होगा और वो चीज़ें जुड़ जाएंगी। अगर वो पॉलीमर डिस्पर्जन बेस्ड होगा तो फिर उसमें पॉलीविनाइल एसीटेट नॉर्मली यूज़ किया जाता है और उसमें इमल्सिफाइंग एडहेसिव उसको कहा जाता है, इमल्जन एडहेसिव। ठीक है। और इमल्जन एडहेसिव में आपको पता है कि दो लिक्विड्स को आपस में जो इमिसिबल होती हैं वो पड़ी होती हैं, और जो एक लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिस्पर्स हुई होती है दूसरी लिक्विड के अंदर। ठीक है। अच्छा, और इसको वुड वर्किंग या पैकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलने लगे हैं इन नॉन रिएक्टिव एडहेसिव्स में से जो सेकंड इसकी टाइप है, दैट इज कॉन्टैक्ट एडहेसिव। कि ये किस पे बेस्ड है, ये कॉन्टैक्ट पे बेस्ड है। जब दो चीज़ें आपस में प्रॉपर कॉन्टैक्ट में आएंगी, अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बीच में अच्छी खासी सेपरेशन रख के बहुत ज़्यादा क्या डाल दिया था, एडहेसिव। इसमें यह है कि जब प्रॉपर कॉन्टैक्ट होगा दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा करीब से, ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगी, तब ये एडहेसिव एक्टिवेट होगा। यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद शेयर रेजिस्टेंस। अब देखो शेयर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। अब दो सरफेसेस ये बॉन्ड हुई पड़ी हैं उस क्या नाम है एडहेसिव से, जब एक सरफेस इधर मूव करने लगे और दूसरी अपनी जगह पे रहे या फिर दूसरी उसके ऑपोजिट मूव करने लगे, तो इनके दरमियान जो एक चीज़ है जो रेजिस्ट कर रही है, वो फोर्स जो रेजिस्ट कर रही है इनको स्लाइड करने से, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से जो फोर्स इनको रोक रही है, दैट इज द मेजर ऑफ शेयर रेजिस्टेंस। ठीक है, द मेजर ऑफ शेयर रेजिस्टेंस और शेयर
स्ट्रेंथ, ठीक है, कि स्लाइडिंग को वो चीज़ कितना रेजिस्ट कर सकती है। अच्छा, यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद शेयर रेजिस्टेंस, मस्ट बी अप्लाइड टू बोथ सर्फेसेस, दोनों सर्फेसेस को ये अप्लाई किया जाएगा, और सर्फेसेस आर पुश टुगेदर, और कभी कभी कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स 24 आवर्स का टाइम भी ले लेते हैं सही तरह बॉन्ड पक्का करने में, ठीक है। और सर्फेसेस को आपस में पुश करते हो, आप प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करते हो। अच्छा, अब ये लेमिनेशन वाले केसेस में अप्लाई होता है। आपकी जो आपका जो बेसिकली शूज़ होता है, ठीक है, शूज़, एक ये उसका अपर है और ये इसके नीचे इसकी लगी हुई सोल है, ठीक है, ये इसके नीचे लगी हुई सोल है। इन दोनों के दरमियान जो बेसिकली चीज़ इनको जोड़ रही है दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट एडहेसिव, कॉन्टैक्ट एडहेसिव, ठीक है। वो क्या कहता है, लेमिनेशन सच एज, जब आप फॉर्मिका को वुड काउंटर में इसको जो है वो आपस में स्टिक करते हो, ठीक है, फुटवेयर में। इस बात का क्या मतलब है, फॉर्मिका बेसिकली एक कॉन्टैक्ट एडहेसिव है, ठीक है, और वुड काउंटर इन्होंने कहा है कि जब आप आउट सोल को अपर के साथ अटैच करते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, एक आउट सोल है और एक अपर है, अपर के साथ जब आप आउट सोल को अटैच करते हो, यानी लेमिनेट, इसने इस जो पूरे प्रोसेस है इसको उसने लेमिनेट करना कहा है, ठीक है। तो उसमें भी हम कॉन्टैक्ट एडहेसिव का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल रबर और पॉलीक्लोरोप्रीन यानी नियोप्रीन, इसको आप जो है वो कॉन्टैक्ट एडहेसिव की एग्जांपल के तौर पे याद रखोगे। नेचुरल रबर इज़ अ कॉन्टैक्ट एडहेसिव, पॉलीक्लोरोप्रीन इज़ अ कॉन्टैक्ट एडहेसिव। चलो आगे चलते हैं। प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से एडहेसिव पढ़ लिए नॉन रिएक्टिव में। पहले हम लोगों ने पढ़े जो ड्राई होके एडहेयर करते हैं, दूसरे हम लोगों ने पढ़े जो, बताओ भाई, आपस में कांटेक्ट में आके एडहेयर करते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव, जिसमें प्रेशर सेंसिटिव बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर सेंसिटिव बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं एक दूसरे के, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बाद क्या डेवलप होती हैं, वैंडर वॉल फोर्सेस डेवलप होती हैं। मेजॉरिटी रॉ मटेरियल्स आर एक्राइलेट बेस्ड पॉलीमर्स, ठीक है। एक्राइलेट बेस्ड पॉलीमर्स जो हैं वो प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव्स की एग्जांपल्स में आ सकते हैं, ठीक हो गया। आगे चलो, हॉट एडहेसिव, हॉट एडहेसिव्स, हॉट एडहेसिव्स, इसमें देखो जो हीट है, हीट, हीट जो है वो इन एडहेसिव्स को मेल्ट कर देती है, ठीक है। और इसको हम लोग ना एक और नाम देते हैं दैट इज हॉट मेल्ट एडहेसिव्स, या फिर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स। अप्लाइड इन मोल्टन फॉर्म बिटवीन 65 टू 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें हम इसको मेल्ट करके अप्लाई करते हैं। इट सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब मेरी बात सुनो, थर्मोप्लास्टिक में मैंने क्या बताया था, प्लास्टिक नॉर्मली आप देखते हो, आपके माइंड क्या कहता है नॉर्मली, कि अगर आप हीट करोगे तो मेल्ट होगा और कूल करोगे तो वो वापस से हार्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल यही प्रोसेस आप अप्लाई करते हो, मोल्टन फॉर्म में अप्लाई करते हो और आप कूल करते हो तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना के, और क्या बन जाता है भाई, एक अदद एडहेसिव का काम वो मुकम्मल कर देता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। इथाइलिन विनाइल एसीटेट, इथाइलिन विनाइल एसीटेट, इस कंपाउंड पर बेस्ड जो हॉट एडहेसिव्स होते हैं वो किस काम के लिए यूज़ होते हैं, वो क्राफ्ट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। क्राफ्ट्स के लिए यूज़ जो एडहेसिव्स होते हैं, जो हॉट एडहेसिव्स आप क्राफ्ट्स में अप्लाई करते हो, उसके अंदर ये वाला कंपाउंड लाजमी मौजूद होता है, इथाइलिन विनाइल एसीटेट। आगे चलो, हॉट एडहेसिव्स में अगर हम हॉट एडहेसिव्स पढ़ रहे हो और हॉट ग्लू गन का जिक्र ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। हॉट ग्लू गन हम देखते आए हैं, हॉट ग्लू गन में क्या होता है, वो सबसे पहले अपने अंदर उस सॉलिड एडहेसिव को मेल्ट करता है। जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी या एक्सटर्नल पावर देते हो, सॉलिड एडहेसिव मेल्ट होता है सबसे पहले, ये इसकी टेम्परेचर रेंज है, और उसका जो बैरल है उसमें से वो लिक्विड को पास करता है। जब आप उसको लाइक वो जो नीचे शूट वाला जो बटन होता है उसको जब आप क्लिक करते हो तो वो अपने बैरल में से लिक्विड फॉर्म को पास करता है, और फिर आप दोनों सर्फेसिस पर अप्लाई करते हो और वो जुड़ जाती हैं फ़ौरन से, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक ग्लू वॉज इन्वेंटेड बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इन्होंने जो है वो थर्मोप्लास्टिक ग्लू को सबसे पहले इन्वेंट किया था, और वाटर बेस्ड एडहेसिव का सोल्यूशन था ये। जो वाटर बेस्ड एडहेसिव थे ना वो क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने इसके सोल्यूशन में क्या इन्वेंट किए थे, हॉट एडहेसिव या थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव्स। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर दैट इज रिएक्टिव एडहेसिव्स।
जो कि हार्डन होते हैं केमिकल रिएक्शन पर। अभी तक आप जो पीछे पढ़ते आए हो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम एक दफ़ा समराइज करें जल्दी से, रिएक्टिविटी के बेस पर हम लोगों ने पहली टाइप पढ़ी नॉन रिएक्टिव की। अब नॉन रिएक्टिव में कुछ एडेसिव्स ड्राई होके एडहेयर करते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट में आके एडहेयर करते हैं, कुछ प्रेशर सेंसिटिव होते हैं और कुछ हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रिएक्टिव एडेसिव्स पर, जिसमें प्रॉपर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, फिर वो हार्डनिंग होती है। अब रिएक्टिव एडहेसिव्स में दो तरह के एडहेसिव आते हैं, एक होता है मल्टी पार्ट एडहेसिव और एक होता है वन पार्ट एडहेसिव, ठीक है। अब मल्टी पार्ट एडहेसिव में ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं और फिर जाके क्या होती है, हार्डनिंग होती है। मल्टी पार्ट्स का मतलब कि कितने कंपोनेंट्स हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। अब मल्टी पार्ट्स, अब मिक्सिंग क्या करते हैं आप, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स की, जब वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हार्डन हो जाते हैं। आगे चलो, कॉजेज पॉलीमर्स टू क्रॉस लिंक इनटू एक्राइलिक्स, यूरिथेन्स एंड इपॉक्सीज। इस बात का मतलब ये है कि जो एक्राइलिक्स हैं उसके अंदर जो पॉलीमर्स हैं इन्वॉल्व, यूरिथेन्स हैं इसके अंदर जो पॉलीमर्स इन्वॉल्व हैं, इपॉक्सीज हैं उसके अंदर जो पॉलीमर्स इन्वॉल्व हैं, इनके दरमियान क्या होती है, क्रॉस लिंकेज होती है। किसके थ्रू, मल्टी पार्ट एडहेसिव के थ्रू। मल्टी पार्ट एडहेसिव का क्या काम है कि पॉलीमर्स की क्रॉस लिंकेज कराना, जिससे जो बनने वाला स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला हो, ठीक है। causes polymers to cross link into acrylics, urethanes and epoxies। सही है। चलो अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल इनमें से किसी एक एग्जांपल पे अगर हम गौर करें, ठीक है। तो अगर आप यूरिथेन्स देख लो, यूरिथेन्स में ये होता है कि जब आइसोसाइनेट्स पोलियोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन, आइसोसाइनेट्स जब पोलियोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, पोलियोल्स, तो इनके दरमियान की जो क्रॉस लिंकेज करवाता है वो कौन करवाता है, मल्टी पार्ट एडहेसिव कराता है, मल्टी पार्ट एडहेसिव कराता है। सही है। चलो आगे चलते हैं, और इससे क्या होती है, ये ज़्यादा अच्छा बन जाता है फिर पॉलीमर ना, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। अच्छा, सम कम्बिनेशंस आर, अब इसमें से कुछ कम्बिनेशंस देख लो, पोलिएस्टर रेजिन और पोलीयूरिथेन रेजिन, ठीक है। अब ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इसको ऐसे देख लो, पोलीयूरिथेन आएगा ही आएगा, ठीक है, पोलीयूरिथेन आएगा ही आएगा। पोलिएस्टर पहले, या पोलियोल आ सकता है या एक्राइलिक आ सकता है। पोलिएस्टर, पोलियोल या एक्राइलिक पॉलीमर्स, इनका आपस में कम्बिनेशन किसके साथ है, सबका पोलीयूरिथेन के साथ है, पोलीयूरिथेन रेजिन्स, ठीक है। और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं ना, अब देखो मल्टी पार्ट सिस्टम जो है, मल्टी पार्ट एडहेसिव सिस्टम, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट उनमें से कोई एक खुद एडहेसिव या स्टिकी नेचर का नहीं है, उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी नहीं है स्टिकी होना। वो जब दो तीन कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो फिर वो स्टिकीनेस की प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उससे पहले डेवलप नहीं होती। यही तो बात है, अगर उनके अपने अंदर इंडिविजुअली प्रेजेंट होती स्टिकीनेस की प्रॉपर्टी, फिर केमिकल रिएक्शन की क्या ही ज़रूरत थी। वो खुद बेजाते खुद जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट स्टिकी नहीं होते, लेकिन जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो फिर उनके अंदर स्टिकीनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। आगे चलो, वन पार्ट एडहेसिव सिस्टम, वन पार्ट एडहेसिव सिस्टम, इसमें आता है दे हार्डन अपॉन केमिकल रिएक्शन विद एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। अब इसमें है तो बेसिकली एक ही कंपोनेंट, लेकिन उसको आपने अगर हार्डन करना है तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देना पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है, रेडिएशन, हीट या फिर मॉइस्चर, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अब इसमें ना तीन टाइप्स आ जाती हैं फर्दर। ये किसकी टाइप पढ़े, वन पार्ट एडहेसिव सिस्टम। अब हम थोड़ा सा पीछे से देखते हैं ताकि लिंक बने अगेन। रिएक्टिव एडहेसिव्स अगर आप पढ़ रहे हो आप, तो उसमें मल्टी पार्ट एडहेसिव आते हैं और वन पार्ट एडहेसिव आते हैं। अब वन पार्ट एडहेसिव में कंपोनेंट एक होता है, एनर्जी सोर्स जो है वो डिफरेंट हो सकता है, रेडिएशन, हीट, लाइट या फिर मॉइस्चर। अब लाइट क्यूरिंग एडहेसिव बेस्ड अपॉन लाइट being the external energy source, heat curing adhesive जिसमें heat is the external energy source, moisture curing adhesive जिसमें moisture is the external energy source, ठीक है। light curing they are acrylic based और have rapid action, electronics, optics, medical, aerospace इसमें यूज होते हैं, कौन, light curing adhesives। हीट क्यूरिंग एडेसिव्स में क्या होता है कि हीट इज़ द एनर्जी सोर्स, और ये इपॉक्सीज, यूरिथेन्स और पोलीआइमाइड्स, अमाइड्स नहीं आइमाइड्स, इसमें बेसिकली हीट क्यूरिंग एडेसिव इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इपॉक्सीज, यूरिथेन्स और पोलीअमाइड्स।
मॉइस्चर क्यूरिंग एडहेसिव्स, इसमें क्या आता है, सियानो एक्राइलेट्स एंड यूरिथेन्स, ठीक है, ये इनका कम्बिनेशन है। जब आप मॉइस्चर की बात करोगे तो वो इनमें इन्वॉल्व होता है। इनकी एग्जांपल्स बेसिकली बता रहा हूँ, सियानो एक्राइलेट बेस्ड एंड यूरिथेन बेस्ड एडहेसिव होते हैं ये। रिएक्ट विद मॉइस्चर सरफेस ऑन सबस्ट्रेट और एयर, चाहे एयर की ह्यूमिडिटी हो या फिर सबस्ट्रेट हो, ठीक है, जिसके ऊपर पानी लगाओ या फिर वो मॉइस्चर लगाओ, तो उनके साथ ये रिएक्ट करते हैं और फ़ौरन से क्या कर देते हैं भाई, हार्डनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन चल रहा है वो उस कंपोनेंट का मॉइस्चर से चल रहा है, यहाँ रिएक्शन चल रहा है विद द हीट, यहाँ रिएक्शन चल रहा है विद द लाइट। और हैं ये सारे, अभी आपने देख लिया कि ये सारे रिएक्शन बेस्ड हैं, रिएक्शन होगा तो हार्डनिंग होगी। वन पार्ट एडहेसिव भी हमने रिएक्शन बेस्ड कैसे हैं समझ लिया, मल्टी पार्ट एडहेसिव भी रिएक्शन बेस्ड कैसे हैं हम लोगों ने समझ लिया, सही है। तो ये थे हमारे बेसिकली टाइप्स बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं कि जिनमें नेम्स और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही आ रही हैं बारी बारी। स्टार्च, स्टार्च इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल एडहेसिव और बायो एडहेसिव। और बनता कैसे है भाई, ये एडहेसिव की फॉर्म में कैसे आता है, वी हीट द स्टार्च सस्पेंशन इन वाटर, स्टार्च सस्पेंशन को आप वाटर में डाल के हीट करते हो और आपको क्या मिल जाता है, एक बायो एडहेसिव मिल जाता है, दैट इज स्टार्च। लो एडहेशन प्रॉपर्टीज़ को इतनी ज़्यादा नहीं होती, थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। जो सोल्यूशन है उसको थिक करना, थिक करने के लिए क्या यूज़ करते हो, स्टार्च। एज अ रॉ मटेरियल फॉर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, देखो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको आप बायोडिग्रेडेबल कह क्यों रहे हो, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसको डिकम्पोज कर सकता है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर सकता है। तो स्टार्च जो है, ऑब्वियस बात है, स्टार्च को डिकम्पोज करने वाले एंजाइम्स मौजूद हैं इस दुनिया में, तो इस वजह से ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के बनाने के लिए अप्लाई अप्लाई किया जाता है स्टार्च। आगे चलो, इपॉक्सी रेजिन्स, दे आर स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक एडेसिव्स, ये सिंथेटिक आ जाते हैं, ठीक है। इपॉक्सी रेजिन सिंथेटिक एडेसिव्स की टाइप है, कैटेगरी है। बॉन्डिंग मेटल्स, प्लास्टिक्स, ग्लासेस, इनमें से कुछ भी बाइंड किया जा सकता है। सिलिकॉन रेजिन्स, सिलिकॉन रेजिन्स, इसमें आ जाता है जी हाई स्ट्रेंथ एंड हाई थर्मल स्टेबिलिटी। जो सिलिकॉन रेजिन्स होते हैं हाई स्ट्रेंथ और हाई थर्मल स्टेबिलिटी इनके पास होती है, सही है। वाटर रिपेलेंट एबिलिटी, वाटर रिपेलेंट एबिलिटी, देखो सिलिकॉन किस ग्रुप में आ रहा है, सिलिकॉन आ रहा है ये जो कार्बन की फैमिली है, ग्रुप 4, ठीक है। और आपको पता है कि वो फैमिली जो है उसमें बेसिकली उनके जो मेल्टिंग वॉल्यूम पॉइंट्स है वो बहुत हाई हैं, ठीक है। और सिलिकॉन खुद क्या है भैया, एक मेटलॉइड है, तो इसमें काफ़ी हद तक थर्मल स्टेबिलिटी भी पाई जाती है और स्ट्रेंथ भी पाई जाती है। वाटर रिपेलेंट एबिलिटी भी है इसके अंदर, ठीक है। और ज़्यादा सिलिकॉन का यूज़ होता ही इसलिए है कि इसके अंदर वाटर रिपेलेंट एबिलिटी होती है, ठीक है। सीलिंग इंजन, बॉन्डिंग ऑप्टिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आमतौर पे का जो मैकेनिक्स होते हैं ना, मैकेनिक्स जो गाड़ी सही करते हैं वो बेसिकली इंजन को सील करने के लिए यूज़ करते हैं सिलिकॉन रेजिन्स को, ठीक है। बॉन्डिंग ऑप्टिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आगे चलो, सुपर ग्लू, क्या चीज़, सुपर ग्लू। अब सुपर ग्लू जो है दैट इज़ बेसिकली अ सियानो एक्राइलेट, सियानो एक्राइलेट, फास्ट एक्शन होता है। और ये ज्वेलरी आइटम्स या टॉयज जब टूटते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए सुपर ग्लू को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन याद रखना, सियानो एक्राइलेट। अब देखो ये जितनी बातें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब के सब एमसीक्यूज में आने वाली नहीं है। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि अगर स्टार्च के बारे में कोई एमसीक्यू आएगा तो वो थिकनिंग एजेंट या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का आएगा, ठीक है। अगर आप देखो तो इपॉक्सी रेजिन्स के बारे में सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है, सिंथेटिक एडहेसिव है ये, ठीक है। सिलिकॉन रेजिन्स की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है। सुपर ग्लू को आप ज्वेलरी या टॉयज रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हो और इसकी जो केमिकल नेचर है दैट इज़ बेस्ड अपॉन सियानो एक्राइलेट। तो आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ तो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, हर चीज़ एमसीक्यू में पूछी जाने वाली नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी इसलिए है कि कॉन्सेप्ट इसी से बिल्ड होता है। जब आपको एक चीज़ के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, ठीक है, आपको उसकी डिटेल्स पता होंगी, तभी तो आप बैठ के एमसीक्यू को खुले माइंड से सोच सकोगे और अटेम्प्ट कर सकोगे। आगे चलो, वुड ग्लू। वुड ग्लू इज बेसिकली बेस्ड अपॉन थर्मोप्लास्टिक इमल्जेंस। थर्मोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो आपके दिमाग में नॉर्मल आपको पता है कि भाई जब आप हीट करोगे तो मेल्ट होगा और कूल करोगे तो वो रैपिडली हार्ड हो जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक इमल्जन बेस्ड ये एडहेसिव है,
केमिकली क्या होता है भाई, ये पॉलीविनाइल एसीटेट पे बेस्ड होता है, केमिकली पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। सुपर ग्लू में क्या होता है, सियानो एक्राइलेट होता है, ठीक है। अब वुड ग्लू में आगे देखो, इट इज अ वाटर बेस्ड एडहेसिव। व्हाट इज इट? अ वाटर बेस्ड एडहेसिव। वो क्या करता है, बॉन्ड्स वुड विद हाई प्रेशर। अगर आप दो वुड के फ्रेगमेंट्स को आपस में बॉन्ड करते हो, आप अगर हाई प्रेशर अप्लाई करो तो तब जाके ये वुड ग्लू काम आती है। सही है, इसके नाम से पता लग रहा है वुड के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए होता है। ये याद रखना, केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है, पीवीए, पॉलीविनाइल एसीटेट बेस्ड, और ये बेसिकली वाटर बेस्ड एडहेसिव है, ये बात भी पता हो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, और वो है जी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स, ठीक है। और ये बिल्कुल ही एक तरह की डिफरेंट कैटेगरी आ गई। थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, एडहेसिव, इलास्टोमेरिक एडहेसिव, और हाइब्रिड एडहेसिव या फिर एलॉय बेस्ड एडहेसिव, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स अब हम पढ़ने लगे हैं। चलें जी, थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव। अब थर्मोप्लास्टिक के बारे में सबसे पहली बात जो जानने वाली है वो है फ्यूजिबल एंड सॉल्युबल। अब ये जो प्रॉपर्टी है फ्यूजिबिलिटी की, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ना बेसिकली वो क्रॉस लिंकेज नहीं होती पॉलीमर्स की। जो थर्मोप्लास्टिक एडेसिव्स हैं, इसके अंदर वो वाला सिस्टम नहीं है कि क्रॉस लिंकिंग हुई हुई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली हुई है। तो क्रॉस लिंकिंग ना होने की वजह से फ्यूजिबिलिटी पॉसिबल है। फ्यूजिबिलिटी का मतलब कि जब आप मेल्ट करो तो हीट हो और वापस कूल करो तो हार्ड हो, और आप ये रिपीटेडली कर सको, इस प्रोसेस को फ्यूजिबिलिटी कहते हैं। और सॉल्यूबल भी होते हैं, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। आगे चलो, दे मेल्ट अपॉन हीटिंग, नो केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन बेस्ड एडेसिव नहीं है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता। अच्छा, दे आर नॉन रिएक्टिव, मतलब हमें ये पता लगा कि ये नॉन रिएक्टिव की टाइप है। पुअर क्रीप रेजिस्टेंस, पुअर क्रीप रेजिस्टेंस। देखो, क्रीप रेजिस्टेंस ये होती है दैट, अब आपने दो चीज़ों को जोड़ दिया ना, दो चीज़ों को आपने जोड़ दिया, ठीक है, ये एडेसिव लगा हुआ है, इसने दो चीज़ों को जोड़ दिया, सही है। अब विद टाइम इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेस एक्ट करती रहेंगी, ठीक है। लाइक हीट हो गई, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है। और ये सब जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, या फिर कभी आप उसे खुद हैंड से पकड़ कर डिफॉर्म करने की कभी कोशिश कर देते हो, ठीक है, या गलती से हिट हो जाता है कहीं पे। तो ये जितने भी बेसिकली चीज़ें हैं, ये सारी जो ये सारे फैक्टर्स हैं, विद टाइम कितना ये टाइम लेते हैं इसके अंदर की ये जो एडहेजन है इसको तोड़ने में, इसको हम कहते हैं क्रीप रेजिस्टेंस। कि दो चीज़ें अब जुड़ गई हैं, ठीक है, दो चीज़ें जुड़ तो गई हैं, लेकिन स्लो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन तो होती रहेगी। जब आप टाइम टाइम गुजरता जाएगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा विद टाइम उनके दरमियान की जो चिपक है, जो एडहेजन है, वो उतनी नहीं रहती, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रीप रेजिस्टेंस, यानी वो इतना लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाता ये थर्मोप्लास्टिक एडेसिव, पुअर क्रीप रेजिस्टेंस है इसकी। और फेयर पील स्ट्रेंथ, पील स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है? देखो, पील स्ट्रेंथ आप इसको कहते हो कि ये देखो, ये दो चीज़ें आपने ना जोड़ी हुई हैं विद एडहेसिव, ठीक है, दो चीज़ें आपने जोड़ी हुई हैं विद एडहेसिव। अब आप फोर्स लगाते हो, कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहे हो इनको एक दूसरे से डिटैच करने की, इस तरह ऑपोजिट, ठीक है। अब इस डिटैच करने की आप कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लगाते हो। अब दिस फोर्स पर यूनिट विड्थ के लिहाज से कितनी फोर्स चाहिए कि इन दोनों को, आप जो इन दोनों के दरमियान की एडिशन है उसको ओवरकम करके इनको सेपरेट कर सको। और ये यूनिट विड्थ के लिहाज से इसको हम क्या कहते हैं, पील स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पील स्ट्रेंथ। तो इसकी पील स्ट्रेंथ फेयर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है दैट force required to overcome the adhesion per unit width of two surfaces is called as peel strength। और अगर ये फेयर है यानी अच्छी है, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी उसकी एडहेजन प्रॉपर्टी को ओवरकम करने के लिए। लेकिन इसकी जो क्रीप रेजिस्टेंस है वो पुअर है, यानी शॉर्ट टर्म में उस टाइम पर जब ये एडहेजन हो गई है, तो उस टाइम पे अगर आप उन चीज़ों को सेपरेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, सेपरेट करने की कोशिश करोगे, तो वो मुश्किल होगी। लेकिन विद टाइम जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट फैक्टर्स, वो बेसिकली जल्दी हो जाती है, वो बेसिकली जल्दी हो जाती है, ठीक है। लिमिट क्या है? नॉट फॉर यूज़ अबव 66 डिग्री सेल्सियस। ये बात याद रखना, 66 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप 90 डिग्री सेल्सियस तक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव, थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव, ठीक है।
एप्लीकेशन क्या है भाई? एप्लीकेशन ये है कि नॉन मेटल्स की बाइंडिंग के लिए ये यूज़ होता है। नॉन मेटल्स लाइक वुड, लेदर, प्लास्टिक्स वगैरह वगैरह। अवेलेबिलिटी वन पार्ट सिस्टम के तौर पे अवेलेबल है। यानी वन पार्ट सिस्टम में क्या होता था? वन पार्ट सिस्टम में सिंपल ये होता था कि एक कंपोनेंट था और आपको साथ क्या देना पड़ता था? एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो ये वन पार्ट सिस्टम के तौर पे अवेलेबल होता है। एग्जांपल में पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल एसीटेट, सेलुलोज का एसीटेट, पॉलीएमाइड, सियानो एक्राइलेट, पॉली एक्राइलेट। ठीक है, याद रखना ये सब की सब एग्जांपल्स किसकी हैं? थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव सिस्टम की। ये यहां तक हमने पढ़ लिया थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव सिस्टम। आगे चलो, इलास्टोमेरिक एडहेसिव सिस्टम। अब हम इस पे आ गए। इट इज बेस्ड अपॉन सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स, यानी ये डुअल ओरिजिन रखता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। स्ट्रक्चर इसका क्या है? इट इज मेड अप फ्रॉम सच पॉलीमेरिक रेजिन्स, such polymeric resins which are capable of high degree of compression and extension. Elastomeric, कि अगर आप हाई डिग्री की कंप्रेशन या हाई डिग्री की एक्सटेंशन लगाते हो उस चीज़ पर, उस एडहेसिव पर, तो जैसे ही आप लोड को रिमूव करोगे, जैसे ही आप लोड को रिमूव करोगे, वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू मीन बाय इलास्टोमेरिक एडहेसिव। ठीक है, अब ये देखो प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? रिटर्न रैपिडली टू ओरिजिनल डायमेंशंस आफ्टर लोड इज रिमूव। यानी जैसे ही आप कंप्रेशन या एक्सटेंशन वाली स्ट्रेस को आप रिमूव करोगे तो फौरन से ओरिजिनल डायमेंशंस में आ जाएगा। हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड पील स्ट्रेंथ, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी हाई है, इसकी पील स्ट्रेंथ भी हाई है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नेचर का भी है और पील स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा है। पील स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव, टू overcome the adhesion forces per unit width of those two contacting surfaces। ठीक है, और विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा वेलोसिटी भी कांस्टेंट रखते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पील स्ट्रेंथ। और पील स्ट्रेंथ इसकी हाई है, यानी इसको जो है वो ओवरकम करना मुश्किल है। मॉडिफिकेशन क्या है? आमतौर पे इलास्टोमेरिक एडहेसिव्स को हम मॉडिफाई करते हैं विद सिंथेटिक रेजिन्स फॉर बॉन्डिंग रबर, पेपर, लेदर। ठीक है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो हाई है, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ भी आपको इसको देनी पड़ेगी ना, ताकि ये ज़्यादा देर तक इंटैक्ट रहे। तो आप इसको मॉडिफाई कर देते हो विद सिंथेटिक रेजिन्स फॉर बॉन्डिंग विद रबर, पेपर एंड लेदर। ठीक है, यूजेज में देखो तो ये आमतौर पर टेप्स के तौर पर यूज़ होता है, खासतौर पर प्रेशर सेंसिटिव टेप्स, जिसमें प्रेशर सेंसिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसको आप सिंगल या मल्टी पार्ट सॉल्वेंट दोनों के तौर पर यूज़ कर सकते हो फॉर लिक्विड्स और पेस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, लिक्विड या जो पेस्ट बनाते हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए आप चाहे सिंगल चाहे मल्टी पार्ट सॉल्वेंट दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल में से आ जाता है भाई नेचुरल रबर, नाइट्राइल रबर, नियोप्रीन, पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन्स। ठीक है, अब एक दफ़ा इसकी एग्जांपल देखो, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, पॉलीअमाइड, सियानो एक्राइलेट, पॉली एक्राइलेट। किसकी एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव की, थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव की। अब इलास्टोमेरिक एडहेसिव की एग्जांपल अगर आप देखोगे तो दीज आर नेचुरल रबर, नाइट्राइल रबर, नियोप्रीन, पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन्स। ठीक है, आ जाते हैं अब हाइब्रिड एडहेसिव पर। हाइब्रिड एडहेसिव पर जो पीछे दो आप पढ़ के आए हो, ठीक है, उनको जब आप कंबाइन करते हो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सिंगल फार्मूला, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड एडहेसिव। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कम्बिनेशन ऑफ थर्मोसेटिंग, thermoplastic and elastomeric resin to form a unified single formula is called hybrid adhesive। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होता है भाई बताओ? थर्मोसेटिंग में ये होता है कि जब आप उसको हीट करते हो तो वो हार्ड हो जाता है, हीट करते हो तो वो हार्ड हो जाता है। याद आया मैंने आपको क्या बताया था? थर्मोप्लास्टिक में ये होता है हीट होता है तो मेल्ट होता है, कूल करो तो हार्ड होता है। यहाँ पर थर्मोसेटिंग में क्या होता है? हीट करो तो हार्ड होने लग जाता है। थर्मोसेटिंग की जो स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा होती है, इनकी उससे कम होती है। तो थर्मोसेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ वाला है। थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो हीट होने पर मेल्ट होता है और कूल होने पर बेसिकली हार्ड होता है। तो इलास्टोमेरिक की प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, पील स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तो तीनों को जब आप मिलाते हो तो जो आपको एक हाइब्रिड एडहेसिव मिलता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी ही यूनिक होती हैं, इन सब का कुछ ना कुछ कम्बिनेशन होता है। तो जिस टाइप का आपको आगे एप्लीकेशन, जिस टाइप का आपको यूज़ चाहिए, उस हिसाब से, उस प्रोपोर्शन में आप इन चीज़ों को ऐड करते हो, मिलाते हो। थर्मोसेट यानी थर्मोसेटिंग जो है बेसिकली एडहेसिव, उसको आप प्लास्टिसाइज करते हो वाया थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर। यानी जो थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग
वो तो आप लोगे ही लोगे हाइब्रिड एडहेसिव के लिए, उसके साथ या तो थर्मोप्लास्टिक डाल दोगे या फिर इलास्टोमर डाल दोगे। प्रॉपर्टीज देखो, दे आर स्ट्रॉन्गर ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू ऑल द अदर एडहेसिव्स। सूटेबल एज स्ट्रक्चरल एडहेसिव के तौर पे भी सूटेबल। अच्छा जी, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एडहेसिव के तौर पे क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। स्ट्रक्चरल एडहेसिव पता क्या होते हैं? इनकी रिक्वायरमेंट मेन ये होती है कि अगर तो आपने एक पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, ठीक है, तो आपको अच्छा खासा लोड बेयर करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल एडहेसिव के तौर पे सूटेबल कहा जाता है। टेंडेंसी टू बॉन्ड ऑयली सब्सटेंसेस, इवन ऑयली सब्सटेंसेस को भी आपस में ये बॉन्ड करने की टेंडेंसी रखता है। इस हद तक इसके अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी, अंदाज़ा लगाओ। ऑयल इज बेसिकली, अब एक थियरी है जो कहती है कि ऑयल जो है वो क्या करता है, वो एडजॉर्ब हो जाता है। जो वो सरफेस है ना इस हाइब्रिड एडहेसिव की, जो बेसिकली है ना, फॉर एग्जांपल ये एडहेसिव है, ठीक है, एडहेसिव की सरफेस है पूरी, ठीक है, ये एक एडहेसिव का पेस्ट लिया आपने हाइब्रिड एडहेसिव का। इसकी सरफेस के साथ ना ये जो ऑयल है ये आकर सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाता है, सरफेस पे पड़ा होता है, ये ऑयल की लेयर है, ये ऑयल की लेयर है। और ये भी क्या करता है, ये उल्टा इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस कर देता है। अब मुझे बताओ, ये जो हाइब्रिड एडहेसिव है इसमें कुछ हद तक इलास्टोमर भी है ना, इलास्टोमर का क्या काम था? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। अब ऑयल जो है वो एड्जॉर्ब हो गया, इलास्टोमर की प्रॉपर्टीज़ को मजीद इन्हेंस कर देता है, मजीद फ्लेक्सिबिलाइजर के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से इवन ऑयली सब्सटेंसेस को भी आपस में बाइंड करने के लिए तैयार होता है। यूज़ इसका क्या है? इट इज़ यूज वेयर स्ट्रिक्ट एंड यूज कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, कि जो कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। भाई आपने बिल्कुल ज़रा सी भी कोताही नहीं करनी, बिल्कुल भी हल्की सी भी कोताही मतलब हमें बहुत बड़ा नुकसान देगी, जिस तरह मिलिट्री इक्विपमेंट्स और एम्यूनेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो चाहे कॉस्ट जितनी भी पड़ जाए, ये भी बात याद रखना कि जहाँ पर कॉस्ट की आपको ज़रा परवाह ना हो, जिस तरह मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, इसमें आप ये नहीं देखते भाई कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, उसको पता है बंदे को कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स हमने जंग लड़ने के लिए यूज़ करने हैं, इनको अच्छा ही रखना है। तो जहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे बुक में लिखा गया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो उस जगह पर आमतौर पर हाइब्रिड एडहेसिव को इस्तेमाल करना फ़ायदे में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स इंक्लूड इपॉक्सी फिनोलिक्स, इपॉक्सी नायलॉन, इपॉक्सी पॉलीसल्फाइड, नाइट्राइल फिनोलिक्स, ठीक है। इपॉक्सी का वर्ड याद रखना, इसको मेन रखना हर जगह। इपॉक्सी के साथ फिनोलिक्स, नायलॉन, पॉलीसल्फाइड, ठीक है, इन चीज़ों को मिला लो, या फिर नाइट्राइल फिनोलिक्स, इन सब ये सब बेसिकली हाइब्रिड में आती हैं। ये सब किस में आती हैं? हाइब्रिड में आती हैं, ठीक है। इपॉक्सी और ये जो फिनोलिक्स, नायलॉन, पॉलीसल्फाइड या नाइट्राइल फिनोलिक्स, ठीक है, सब के सब जो है बेसिकली कम्बिनेशन से बन रहा है, कम्बिनेशन से एक सिंगल फार्मूला बन रहा है। तो ये किसकी एग्जांपल आपने पढ़ ली? हाइब्रिड एडहेसिव्स की। तो ये हमारा लेक्चर था। एक दफ़ा अगर इसकी समरी देख लो आप, तो समरी इसकी इस तरह हम करते हैं। सबसे पहले एडहेसिव का मीनिंग हमने समझा, डेफिनेशन हमने की भाई कि दो चीज़ों को जोड़ने वाली चीज़ को एडहेसिव कहते हैं, फिजिकल स्टेट लिक्विड या सेमी सॉलिड हो सकता है। फिर हमने पढ़ा पहले बेस्ड अपॉन ओरिजिन इसकी दो टाइप्स हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। लेकिन बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी भी इसकी दो ही टाइप्स हैं, नॉन रिएक्टिव या रिएक्टिव। अब नॉन रिएक्टिव में फर्दर चार टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ड्राई होके हार्ड हो सकती है चीज़, या वो कांटेक्ट में आके हार्ड हो सकती है, या वो प्रेशर सेंसिटिव बॉन्ड्स बना के हार्ड हो सकती है, या फिर वो हीट पे हार्ड हो सकती है। और अगर आप रिएक्टिव एडहेसिव्स में देखो तो मल्टी पार्ट सिस्टम यानी मल्टीपल कंपोनेंट्स रिएक्शन कर सकते हैं, या फिर वन पार्ट सिस्टम यानी एक ही कंपोनेंट लेकिन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के साथ रिएक्शन कर सकता है। अब उसमें फर्दर लाइट, हीट, मॉइस्चर, जो भी एनर्जी सोर्स हो। फिर हम लोगों ने स्टार्च, इपॉक्सी रेजन, सिलिकॉन रेजन, सुपर ग्लू, वुड ग्लू, इन सब की हमने फर्दर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। और उसके बाद हमने तीन बेसिक टाइप्स पढ़ी, थर्मोप्लास्टिक पढ़ी, इलास्टोमेरिक पढ़ी और हाइब्रिड पढ़ी, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आज का लेक्चर था। अब कुछ बातें हैं जो आपको बताने वाली हैं, वो ये है। सबसे पहली बात ये है कि जो पॉलीविनाइल एसीटेट है, पॉलीविनाइल एसीटेट, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टॉक्सिक। क्या कहते हैं हम भाई? नॉन टॉक्सिक रेजिन है ये। क्या है? नॉन टॉक्सिक रेजिन। रेजिन क्या होता है? रेजिन इंतहाई थिक और स्टिकी सब्सटेंस होती है, जो नेचर में तो बेसिकली निकलती है ट्रीज से, ठीक है। नेचर में तो ट्रीज का जो पल्प होता है ना, उसमें से निकल रही होती है रेजिन, ठीक है। लेकिन आप उसको सिंथेटिकली भी बना सकते हो, और सिंथेटिकली रेजिन्स को बनाने का मकसद ये होता है कि नेचुरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडेजन की वो कम होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस किया जाता है सिंथेटिकली बनाकर, ठीक है।
अच्छा, और आ जाता है भाई अब पोलिएस्टर रेजिन्स। पोलिएस्टर रेजिन्स, इसके बारे में एक बात जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी वो ये है कि ये वाटर टैंक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाटर के टैंक्स बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पोलिएस्टर रेजिन यूज़ किया जाता है। सही है। और पोलिएस्टर को आमतौर पे आप देखोगे कपड़ों में भी यूज़ होता है। लाइक समर या विंटर क्लोथिंग के लिए आप पोलिएस्टर की कुछ परसेंटेज रखते हो, पोलिएस्टर और कॉटन का कम्बिनेशन करके। डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट किस्म की बेसिकली प्रोपोर्शंस में इसका कम्बिनेशन करती है ताकि जो कपड़ा बने वो उनका एक यूनिक कपड़ा बने। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिकली टर पॉलीमर में ये तीन चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। इक्राइलिक एसिड, बेसिकली जो इक्राइल ग्रुप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है टू द विनाइल ग्रुप। ठीक है, और जो इक्राइलिक रेजिन्स होंगे वो भी रिलेटेड हैं टू द विनाइल रेजिन्स। ठीक है, अब सिंपल आप विनाइल के साथ अगर आप लगा दो ना ये कार्बोक्सिल, क्या लगा दो? कार्बोक्सिल, तो ये क्या बन जाएगा भाई बताओ? ये बन जाएगा एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड। ठीक है, अब इस एक्राइलिक एसिड में आप देखो CH2 डबल बॉन्ड विद CH, और यहाँ पे क्या लगा था? COOH। ठीक है, COOH। अगर आप एक्राइलिक एसिड में ऐसा कर लो कि यहाँ पर आप लगा देते थे कार्बो COOH की जगह COCH3 लगा दो, COCH3 लगा दो, तो ये क्या बनेगा? फिर ये बनेगा मिथाइल एक्राइलेट। मिथाइल एक्राइलेट। और अगर आप इस हाइड्रोजन को भी निकाल दो और यहाँ पर भी आप एक CH3 लगा दो, तो फिर ये क्या बनेगा? मिथाइल मेथ एक्राइलेट। मिथाइल मेथ एक्राइलेट। ठीक है, मिथाइल मेथ एक्राइलेट। और अगर आपसे कोई पूछे एक्राइलोनाइट्राइल का क्या बेसिकली फार्मूला है एक्राइलोनाइट्राइल का, तो उसमें भी आप इसी तरह विनाइल को आपस में जोड़कर साथ CN लगा दोगे। ये किसका फार्मूला है? एक्राइलोनाइट्राइल का। सही है। अब जो एक्राइल रेजिन्स होते हैं ना, ये एक्राइलिक फाइबर्स होते हैं, वो ज़्यादातर एक्राइलोनाइट्राइल ही पर बेस्ड होते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल जो है वो उसमें ज़्यादा प्रीडोमिनेट होता है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मैंने बतानी है वो है इपॉक्सी रेजिन्स के बारे में। इपॉक्सी रेजिन्स के बारे में। ठीक है, इपॉक्सी रेजिन्स जो हैं, इसमें ये सिनेरियो है कि पहली बात ये कि इसको इपॉक्सी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली इपॉक्साइड ग्रुप होता है। इसके अंदर क्या होता है? इपॉक्साइड ग्रुप होता है। इसको हम पोली ईथर्स भी कहते हैं, पोली ईथर्स भी कहते हैं। और इसके अंदर इपॉक्सी ग्रुप रिटेन रहता है। इपॉक्सी ग्रुप रिटेन रहता है। ये बनता कैसे है उसके लिए आपने याद रखना है एपीक्लोरोहाइड्रिन। व्हाट? एपीक्लोरोहाइड्रिन। ठीक है, ये किसके साथ कंबाइन करता है? ये कंबाइन करता है डायफिनाइल ओल, डायफिनाइल ओल प्रोपेन। ठीक है, डायफिनाइल ओल प्रोपेन इसके साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है भाई? बेसिकली इपॉक्सी रेजिन्स बनते हैं। ठीक है, और इपॉक्सी रेजिन्स बेसिकली इंडस्ट्रियल मटेरियल्स वगैरह या पैकिंग मटेरियल्स में या इपॉक्सी पेंट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, डैम्स, ब्रिजेस, फ्लोर्स, इन चीज़ों को आप इपॉक्सी रेजिन से पेंट कर रहे होते हो। खासतौर पर डैम्स वाली जो एप्लीकेशन है वो तो बहुत कॉमन है, डैम्स और ब्रिजेस वाली। सही है, तो एक दफ़ा ये इनका स्ट्रक्चर देख लो। एपीक्लोरोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर ये है कि ये CH2 CH CH2 और Cl। बेसिकली आप तीन कार्बन्स को सीधा लगा के साथ क्लोरीन लगा दो और पहले दो कार्बन्स को आपस में ब्रिज कर दो बाया ऑक्सीजन। इसको आप क्या कहोगे? एपीक्लोरोहाइड्रिन। एपीक्लोरोहाइड्रिन। ठीक है, और डाइफिनाइल ओल प्रोपेन किस तरह बनाते हैं भाई? प्रोपेन सीधा सीधा बनाओ। ठीक है, CH3 ये प्रोपेन बन गया। डाइफिनाइल ओल यानी फिनाइल ओल भी डाई है। ठीक है, तो ये एक बेंजीन आ गया, इसके साथ क्या आ गया? ओल। ये फिनाइल ओल समझ लो, फिनाइल ओल। और ये दूसरी तरफ भी फिनाइल ओल होगा तो क्या बन जाएगा? डायफिनाइल ओल। डायफिनाइल ओल प्रोपेन ये लिखा था। तो ये इसको बनाने का तरीका है। ये दरम्यान में प्रोपेन है, ये डायफिनाइल ओल ग्रुप्स हैं। सही है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।